बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती समुद्री तूफान हुदहुद, जिसकी दहशत हिंदुस्तान के समुद्री इलाकों में फैल गई है। तूफान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस तूफान के 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर पहुंचने की आशंका है। हर कोई डरा हुआ है कि न जाने कब समुद्र की लहरें विकराल रूप धारण कर लें। मौसम वैज्ञानिकों से लेकर राज्य सरकारों तक हुदहुद का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि चक्रवात हर घंटे प्रचंड रूप अख्तियार करता जा रहा है और हिंदुस्तान की हदों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अब खतरा घनी आबादी पर भी मंडरा रहा है। समुद्री तूफान हुदहुद का हाई अलर्ट जारी होते ही हर कोई डरा सहमा है। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा हुदहुद अपनी तबाही का ट्रेलर दिखा चुका है। दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों से होता हुआ विनाश का तूफान अंडमान निकोबार को पार कर चुका है। हुदहुद ने अंडमान निकोबार में काफी तबाही मचाई है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने वाली तेज हवाओं की चपेट में आने से पेड़ उखड़ गए, सड़कें टूट गई, बिजली और फोन की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई और अब जान के नुकसान का अंदेशा और गहरा हो गया है। अब यह तूफान पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में हुदहुद ने दहशत की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। रविवार यानी 12 अक्टूबर को सुबह करीब 5:30 बजे समुद्री इलाके साए साए की आवाज से थर्रा उठेंगे। सबसे बड़ा खतरा उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा पर है। It will travel west northwesterly direction and cross the coast by tomorrow forenoon around Visakhapatnam. South coastal Orissa districts will also face the effects of this cyclone. मौसम विभाग की माने तो तूफान ने विशाखापट्टनम की तरफ रुख कर लिया है। 12 अक्टूबर को हुदहुद विशाखापट्टनम से टकराएगा। फिर हुदहुद आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम और विजयनगरम से होते हुए श्रीकाकुलम की हदों में घुस जाएगा। यहाँ 24 से 25 सेंटीमीटर यानी कि भयानक बारिश हो सकती है और इसके साथ ही दक्षिणी उड़ीसा के गंजाम, गजपति, कोरापुट और मलकानगिरी में तबाही के निशान छोड़ सकता है। 20 लाख से ज्यादा यानी घनी आबादी वाले इलाकों के हुदहुद के रास्ते में होने की वजह से ये दहशत का पर्याय बन गया है। विशाखापट्टनम से हुदहुद की सीधी टक्कर के साथ ही हवाओं की रफ्तार तूफानी होगी। तबाही की बारिश होगी तो बिजली, सड़क, पेड़ सब ध्वस्त हो सकते हैं। यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 12 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। North of Vizag city, that means between Maduroda and Bhimli. Okay, so that was thing which we told that if at all it moves further north, it may be to Srikakulam. So whatever is available with us, like army, we are sending to Srikakulam also. हुदहुद की दहशत से राज्य सरकारें अलर्ट हो चुकी हैं। विशाखापट्टनम में तबाही के हुदहुद से बचने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसी भी आपदा से निपटने के लिए बैठकें कर रहे हैं। उड़ीसा के 8 जिलों से 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लेकिन तूफान से पहले हो रही बारिश से राहत बचाव में परेशानी भी आ रही है। साइक्लोन का वजह से एक पैसेंजर भी गाड़ी चढ़ने के लिए डर रहा है। इसीलिए आज तो पूरा ऐसा जानकारी आया है, बहुत गाड़ी रिशेड्यूल कर रहे हैं करके। उड़ीसा के गंजम जिले के बिंचापल्ली में हुदहुद से बचने के लिए तैयारियां चल रही हैं। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे चक्रवाती तूफान से बचना है, लाइट जाने पर क्या करना है, तबाही से लोगों को कैसे बचाना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकारों की तैयारी तबाही के तूफान के आगे चट्टान की तरह नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। तो चलिए, आज का मुद्दा यही है, चर्चा हम करेंगे चक्रवाती तूफान हुदहुद के बढ़ते खतरे को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्काईमेट मौसम विभाग के उपाध्यक्ष GP शर्मा हमारे साथ हैं, IMD के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल HN श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। इसके अलावा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ सलाहकार अनुज तिवारी। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी उड़ीसा के गोपालपुर से विक्रांत दुबे हमारे साथ रहेंगे, साथ ही साथ विशाखापट्टनम से साक्षी खन्ना हमारे साथ रहेंगी। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले तमाम खास मेहमान तो हमारे साथ हैं, लेकिन हम चलते हैं सीधे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनुराग सिंह इस वक्त IBN7 के साइक्लोन सेंटर में मौजूद है। अनुराग, आपसे मैं जानना चाहूंगी ताजा अपडेट इस तूफान का,
क्या वक्त है, कब तक पहुंचेगा और कौन कौन से तटीय इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? रफ्तार कितनी है इस तूफान की? नवजोत, आपको बताता हूं कि ये हमने बनाया है साइक्लोन सेंटर IBN-7 पर, ताकि तूफान कहां पर है इस वक्त और उसके पल पल की खबर, तीव्रता कितनी है, हवा की रफ्तार कितनी है, सब आपको हम इस साइक्लोन सेंटर पर बता सकें। तो सबसे पहले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर है, जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है, अमेरिका की एक जो है नेवी का एक सेंटर है, जो दरअसल पूरी दुनिया के जो तूफान हैं उन पर नजर रखता है और उनके बारे में पूरी दुनिया के तमाम देशों को अलर्ट भेजता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये हिस्सा, ये दरअसल भारत का हिस्सा है और यही दरअसल ये तूफान है जिसका नाम हुदूद है। अब देख सकते हैं लाल रंग की रेखा में इस तूफान का पूरा प्रभाव क्षेत्र दिखाया गया। अब और इसको जूम इन करते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं तूफान की तीव्रता कितनी है इस वक्त। देखिए, ये तूफान अगर और मैं आपको और करीब ले जाऊं, यहां पर है इस वक्त, भारत के समुद्र तट से अभी कुछ फासले पर है। माना जा रहा है कि कल दोपहर 12:30 के आसपास ये तूफान हिट करेगा, यानी लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, यानी सतह से टकराएगा तूफान। अब ये तूफान समुद्र में है, यहां पर है बंगाल की खाड़ी में। देखिए, इस वक्त अगर हम इसकी रफ्तार देखें, 115 नॉट, यानी करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान इस समय चल रहा है, घूम रहा है। तूफान जब भी चलता है तो उसके दो मूवमेंट होते हैं। एक आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये गोलाकार तूफान अपने अंदर घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है उसी के साथ। तो इस समय तूफान के आगे बढ़ने की रफ्तार करीब 200 किलोमीटर है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर तूफान हिट करेगा। ये विशाखापट्टनम आप देख सकते हैं, विशाखापट्टनम से कुछ ही फासले पर एक ये जगह है, यहां पर तूफान हिट करेगा और उस समय इसकी रफ्तार करीब 110 नॉट्स, यानी कहिए 200 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। अब ये अंदाजा है, मौसम विभाग का अंदाजा है कि तूफान की रफ्तार इतनी हो सकती है। मुमकिन है अगले कुछ घंटों में ये बढ़ भी जाए, मुमकिन है अगले कुछ घंटों में थोड़ी कमजोर भी हो जाए। और देखिए, ये तूफान यहां पर हिट करेगा और इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, कम से कम 5 राज्यों में इसका असर दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर ये आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, उसका उत्तरी इलाका है। ये आप देख सकते हैं, ये उड़ीसा का दक्षिणी इलाका है, यहां पर ये तूफान हिट करेगा। और इसीलिए इन दो राज्यों में खास तौर पर इस समय अलर्ट है और तमाम प्रशासन अपने एहतियातन जो कदम जरूरी होते हैं वो उठा रहा है। एक दिलचस्प बात यह है नवजोत, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल भी पायलीन नाम का एक तूफान आया था, 12 अक्टूबर को उसने हिट किया था। इसी मोरलेस कमोबेश इसी रास्ते पर वो तूफान आया था और इत्तेफाक कहिए एक साल बाद 12 अक्टूबर को उसी रास्ते से ये तूफान आ रहा है और कल हमारे देश से टकराएगा। नवजोत, बिल्कुल, अनुराग रहिए हमारे साथ और हमारे साइक्लोन सेंटर से अनुराग सिंह हमें लगातार बता रहे हैं किस तरीके से रफ्तार है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। बहरहाल उड़ीसा के गोपालपुर में अब बारिश शुरू हो गई है, ये खबर आई है और इसके अलावा समुद्र में भी हलचल काफी ज्यादा देखी जा रही है। और अभी हुदहुद यहां से हालांकि 400 किलोमीटर दूर है, ये भी बता दें आपको। अभी अनुराग भी आपको ये बता रहे थे कि जो फासला है वो 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी लोगों और पुलिस प्रशासन ने अभी से ही अलर्ट वहां पर घोषित कर दिया है। और गोपालपुर में अब से कुछ ही देर पहले किस तरह के हालात है, जजातिकरण हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, देखिए रिपोर्ट। मैं इस वक्त ओडिशा के गोपालपुर बीच पे खड़ा हूं और अभी हमें जो सूचना मिली है ओडिशा के भुवनेश्वर मेट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो साइक्लोन की तीव्रता है वो विंड स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पहले इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे बताया जा रहा था। इसके कारण ओडिशा में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक विंड स्पीड की रफ्तार हो सकती है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, समुद्र किस तरह अपने उफान पर है। यहाँ से कुछ ही 100 किलोमीटर दूरी पर साइक्लोन हुदहुद अभी स्थित है और तेजी से तटीय इलाके की ओर बढ़ रहा है। साइक्लोन के साथ साथ अभी सुबह से तेज बारिश शुरू हो गई है। जैसे कि गोपालपुर में भी आप देख रहे हैं तेज बारिश हो रही है। ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। 8 जिलों से 3,50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा आज शाम तक। लेकिन उड़ीसा सरकार की जो चिंता है वो ना सिर्फ केवल तूफान हुदहुद है, बल्कि इसके बाद आने वाली भारी बाढ़ की भी समस्या है। तो उड़ीसा सरकार अपने आप को तूफान और बाढ़ से मुकाबला करने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रही है। गोपालपुर से वीडियो जर्नलिस्ट नीलकंठ आचार्य के साथ जजातिकरण, IBN-7। चलिए, विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गोपालपुर से। हालांकि विशाखापट्टनम से कुछ ही दूरी पर ये सबसे पहले टकराएगा और उसके बाद, क्योंकि दक्षिणी हिस्सा पड़ता है उड़ीसा का और वहां पर ज्यादा तबाही मच सकती है, एहतियातन तटीय इलाकों को खाली करवा लिया गया। विक्रांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी वहां के हालात क्या? अभी जजाति हमें दिखा रहे थे
किस तरह के हालात है? बारिश काफी तेज हो रही है वहां पर, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, आप क्या देख रहे हैं वहां पर? देखिए, जिस तरह से आप देख रही हैं कि तूफान के पहले बारिश ये बहुत ही खराब संकेत माने जाते हैं, क्योंकि बारिश के कारण और ज़्यादा नुकसान होता है। हम आपको दिखा रहे हैं इस समय आपको हम समुद्र की लहरें दिखा रहे हैं। ये वो लहरें हैं गोपालपुर इलाका, जहाँ पे लोग अक्सर यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, लहरों के साथ खेलने के लिए आते हैं और यहाँ के मौसम के लिए आते हैं। लेकिन आज यही लहरें इतनी खतरनाक रूप धारण किए हुए हैं, लोगों में एक दहशत फैला रही हैं, डर, और हर लहर जो है कहीं ना कहीं से खौफ पैदा करने वाली है। और आसपास का जो इलाका है, जो अगर हम बात करें, गोपालपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ साथ तीन कुल मिला जिला के यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ना है। और 16 एनडीआरएफ की टीमें हैं जो लगातार काम कर रही हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, हालांकि जो साइक्लोन का असर होगा, जो साइक्लोन तूफान हिट करेगा, वो विशाखापट्टनम पे होगा, हमारे यहाँ से, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, लगभग यहाँ से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन इसके बाद जो असर यहाँ पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे बाढ़ की होगी, इलेक्ट्रिसिटी की होगी। इसको लेके यहाँ का प्रशासन बहुत ज्यादा परेशान है और तैयारियां यहाँ शुरू की जा रही हैं। कई जगहों पे पेड़ गिरने की बातें सामने आ रही हैं, रास्ते कई जगहों पे बंद कर दिए गए हैं। जी विक्रांत, और विक्रांत, साक्षी भी हमारी संवाददाता मौजूद है विशाखापट्टनम में, चलेंगे हम उनके पास भी, तमाम खास मेहमान है। लेकिन इस वक्त मैं आपको साइक्लोन सेंटर लिए चलती हूँ, मेरे सहयोगी अनुराग वहां पर मौजूद है। अनुराग, कुछ ताजा तस्वीरें आपके पास आई हैं, हम देखना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी नवजोत, अब हम साइक्लोन सेंटर में देश के जो 2 सैटेलाइट्स हैं, इस वक्त वो तूफान को कैसे देख रहे हैं। उन्होंने कुछ मिनट पहले जो तस्वीरें भेजी हैं, दरअसल उसमें तूफान का घनत्व यानी डेंसिटी कितनी ज्यादा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये तस्वीर है, ये भारतीय सैटेलाइट इनसेट 1D उसने भेजी है कुछ लम्हे पहले। इसमें ये आप तूफान देख सकते हैं, इसका प्रभाव क्षेत्र आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक समुद्र पे है तूफान, और इस वक्त उसकी रफ्तार करीब 200 से 210 किलोमीटर प्रति घंटा की है घूमने की। और आप ये देख सकते हैं, ये जितना घनत्व आप देख रहे हैं, ये कितने घने बादल हैं आप देख सकते हैं। ऊपर से अंतरिक्ष से तस्वीर उतारी गई है, और ये भारत की पूरी जो है अलग अलग इलाके हैं। और आप ये देखिए, बीच में जो काला हिस्सा दिख रहा है, दरअसल ये आई ऑफ द स्टॉर्म है। आई ऑफ द स्टॉर्म यानी तूफान के ठीक बीचों बीच का केंद्र, जिसे तूफान की आंख भी कह सकते हैं। दरअसल यही इसकी तीव्रता पे पता चलता है कि तूफान कितनी रफ्तार से टकराएगा। ये जितना स्ट्रांग होता है, जितना मजबूत होता है, तूफान उतना ही बड़ा, विशालकाय और उतना ही विनाशकारी हो सकता है। इसके अलावा एक और मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। एक और तस्वीर आई है, ये देखिए, ये भारत का एक सैटेलाइट है, कल्पना, पुराना सैटेलाइट है, उसने भी भेजी है तस्वीर। अभी कुछ ही समय पहले ये तस्वीर डाली है, साइट पे आई है। ये देख सकते हैं, इसमें भी पता चल रहा है कि दरअसल ये तूफान कितना बड़ा है, कितना बड़े हिस्से में फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी के एक बड़े हिस्से में इसने कब्जा जमा रखा है और ये तेजी से सतह की ओर बढ़ रहा है। और ये देखिए, इसमें भी आई ऑफ द स्टॉर्म दिख रही है। बिल्कुल। अनुराग, आप हमारे साथ रहिए। एच एन श्रीवास्तव जी हैं। ये अनुराग जिस तरीके से समझा रहे थे श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसके मायने क्या, हम किस तरीके से अब इसको देखें? देखिए, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसमें ये होता है कि प्रेशर जो है वो सेंटर में बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू नेबरिंग प्लेसेस, और उसकी वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। तो और बिल्कुल आई ऑफ द स्टॉर्म जो है, वहां पर प्रेशर जो है, ये क्लाउड्स और विंड स्पीड करीब करीब नेग्लिजिबल होती है, और क्लाउड्स भी नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर ये कोस्ट के करीब ये पहुंचता है और इसके चारों तरफ घने बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हम कहते हैं, वो उनकी दीवार की तरह से उठे होते हैं। तो जैसे ही ये अगर कोस्ट के पास पहुंचता है तो सबसे पहले बहुत ही तेज हल्की थोड़ी विंड की आएंगी, थोड़ी विंड चलेंगी, फिर उसके बाद बढ़ती हुई फिर मैक्सिमम विंड स्पीड वाला क्षेत्र आएगा। उसके बाद सडनली जो है वो एकदम से काम एरिया आ जाएगा, यानी आई ऑफ द स्टॉर्म आ जाएगा। तो लोग समझेंगे कि अब तो स्टॉर्म चला गया, क्योंकि क्लाउड्स भी कम हो जाएंगे, विंड स्पीड भी कम हो जाएगी। उस चक्कर में लोग बाहर घर से निकल आते हैं, या जो अगर अपने को बचाव कर रहे हैं तो उस स्थिति से वो बाहर आ जाते हैं। और तब तक थोड़ी देर में जो आई का दूसरा एरिया है उसमें विंड स्पीड दूसरे डायरेक्शन से आती है। तो पहले जैसे ये उलट के आई तो वो स्ट्रांग विंड्स एकदम से आएंगी, और वो आकर के और फिर हेवी रेन और ये समुद्री लहरें, ये सब स्टॉर्म सर्जेस, ये सब कंटिन्यू करने लगती हैं। यानी इसको हम इस तरीके से, सरल भाषा में अगर समझना हो, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो एक कहावत है
तूफान से पहले की शांति, इसको हम उसी तरीके से मानेंगे? बिल्कुल, तो इसको जो है शांति को हल्के से न लें, मतलब इससे, वरना क्योंकि काफी जानें इसमें चली जाती हैं धोखे से। बिल्कुल, तो ये तूफान से पहले की शांति होती है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलिए, अनुज तिवारी हमारे साथ सीनियर एडवाइजर हैं बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तैयारियां किस तरह की हैं, सरकार कैसी तैयारियां कर रही है? एहतियातन तटीय इलाकों के तमाम लोगों को खाली तो करवाया गया, तमाम इलाके खाली करवाए गए हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जैसे कि अभी आपके साइक्लोन सेंटर से बताया गया था कि फाइलिन और ये आज का जो साइक्लोन आ रहा है हुदहुद, दोनों की शुरुआत 8 अक्टूबर को ही हुई थी और दोनों का लैंडफॉल भी 12 अक्टूबर को हुआ और लगभग सेम जगह पर हुआ। ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि जैसे इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है, वैसे ही हमें इसके प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बार फिर सफलता मिलेगी फाइलिन की तरह से, जहाँ पे कि फाइलिन में बहुत अच्छे ढंग से प्रबंधन करके सेंटर और स्टेट लेवल पे सारी चीज़ों को समन्वय करके अच्छे ढंग से मैनेज किया गया था। मैं इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपदा प्रबंधन में 3 मुख्य चरण होते हैं, पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। और इसमें जो आपदा पूर्व और ये आपदा के दौरान के, इसमें कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस, ये 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। और ये एकमात्र प्राकृतिक आपदा है साइक्लोन जिसमें कि 72 घंटे से ज़्यादा का समय मिल जाता है वार्निंग के रूप में, और जिससे कि सारी चीज़ों को मोबिलाइज करना, सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना ये आसान हो जाता है। तो फाइलिन में भी जैसे हमने देखा था कि सेंटर और स्टेट के मिला के लगभग 25 से 30 संस्थाओं को और कार्यालयों को, एजेंसी आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ था और बहुत इफेक्टिवली उसमें जो मृत्यु हुई थी वो 10 से कम थी, 10 के, और वही जब 1999 का साइक्लोन आया था जो कि सुपर साइक्लोन था, उस समय इसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा थी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इतना समय पर्याप्त मिल गया। और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि लोगों को इवैक्यूएट करा दिया गया है। देखिए, आपदा तब आपदा होती है जबकि वहां जान माल की क्षति हो, और निश्चित रूप से इवैक्यूएट करने से आप लोगों की मौत कम से कम होगी या नहीं होगी, संभावना यही कि शायद एक भी जान ना जाए। चलिए, तैयारियां यानी आपने पूरी तरह से करनी है। अनुज जी, मैं आऊंगी आपके पास। जीपी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट मेट्रोलॉजी के। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज जी, अब जिस तरीके के हालात है, और आप साइक्लोन सेंटर से भी सुन रहे होंगे खबरें जिस तरह की आ रही हैं हमारे साइक्लोन सेंटर से, ये बताएं अब वक्त कितना बचा है, कब हिट करेगा और एग्जैक्ट पॉइंट क्या हो सकता है? जीपी शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है ये। जी नवजोत जी, ऐसा है कि मैं तो इस तूफान को आंध्र प्रदेश तट के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा हूं। सुबह से लेके अभी तक इस तूफान ने देखते ही देखते बहुत ही तीव्र और उग्र रूप धारण कर लिया है। सुबह के समय इसमें कुछ लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं की गति आंकी गई थी, जो कि अभी बढ़कर लगभग 180 से 190 किलोमीटर तक की आंकी जा रही है। और इसके और तेज होने और लगभग सुबह के समय 5:30 से 8:30, जो कि समय थोड़ा इधर उधर बदल भी सकता है, पर लगभग दोपहर के 12 बजे से पहले पहले ही इसके समुद्र तट तक पहुंचने की संभावना है। और ऐसा आंका जा रहा है कि जब ये समुद्र तट पर पहुंचेगा तो इसकी गति, हवाओं की गति लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाने की संभावना है, जो कि बहुत ही तीव्र गति के तूफान के साथ ऐसी हवाएं चलती हैं। और इसके चलते हुए हमें बहुत ही इसके साथ जो जान माल का नुकसान है उसकी आशंका रहेगी। हालांकि ऐसा तो समझा गया है कि प्रशासन ने बहुत से कदम उठा लिए हैं, क्योंकि जान का नुकसान ना हो उसके लिए तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। पर अभी हमारे पास जो भी वक्त बाकी है, अगर कुछ काम है तो मेरा ये मानना है और मेरा ये सुझाव रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी कम से कम उन लोगों को उन सुरक्षित स्थानों पर जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जो कोस्टल स्टेशन हैं, मेरे ख्याल में मैंने अभी भी देखा है आने से पहले बरसात शुरू हो चुकी है, चाहे वो गोपालपुर हो चाहे वो विशाखापट्टनम हो, वहां पे बरसात शुरू हो चुकी है और वो बरसात धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही हवाओं की गति भी बहुत बढ़ेगी। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो भी वक्त हमारे पास बचा है उसमें जो भी और उठाएं, लास्ट मिनट तैयारियां जो हैं उसको तुरंत से मुकम्मल कर लेना चाहिए। हमारे साथ साक्षी भी है मेरे सहयोगी, जो कि विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में मौजूद हैं। हम चलेंगे उनके पास भी और तमाम खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। हम चलेंगे साइक्लोन सेंटर भी, जहां से मेरे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा यहाँ।
हुदहुद तूफान को लेकर उड़ीसा में जबरदस्त दहशत का माहौल है और आज करवा चौथ है, लेकिन देश के बड़े हिस्से में संशय और अंदेशों का माहौल भी है। गोपालपुर में महिलाओं ने समुद्र और भगवान कृष्ण की पूजा कर तूफान के खतरे को कम करने की प्रार्थना की है, क्योंकि यहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग मछुआरे हैं और इसीलिए तूफान का सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं पर मंडरा रहा है। ये सच कहा गया है कि जब इंसान हर कोशिश करने के बाद नाकाम हो जाता है और अपने आप को असमर्थ पाता है, तब वो भगवान के दर पर जाता है। तो इस समय गोपालपुर का कुछ ऐसा ही हाल है। पिछले 1 साल पहले यहाँ पे फाइलिन ने कहर बरपाया था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और अब एक बार फिर यहाँ पर हुदहुद का खतरा लोगों के सर मंडरा रहा है। दहशत यहाँ के लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है और जैसे जैसे बारिश यहाँ पे तेज हो रही है, लोगों को ये डर सता रहा है कि अब तूफान विकराल रूप लेकर यहाँ पर आ सकता है। लिहाजा यहाँ गोपालपुर, उड़ीसा का गोपालपुर जो सबसे ज्यादा पिछली बार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, वहां के लोग इस मंदिर में आए हैं। भगवान कृष्ण का ये मंदिर है, 120 साल पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी मछुआरे संकट में होते हैं तब इन्हीं के दर में आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें इस संकट से बचाए। आप मुझे बताइए, यहाँ जो पूजा हो रही है क्यों हो रही है? एक गांव से बचने के लिए एक दिन में पूजा करता है, आदमी सब होता है ये आदमी। इसके पहले इन लोगों ने समुद्र देवता की पूजा की, एक दिन पहले में पूजा करता है, समुद्र जाने के लिए पूजा करता है, प्रति वर्ष का पूजा करता है। इधर में बहुत उत्सव होता है, उस टाइम आके गांव से बाहर। आज जो यहाँ पूजा हो रही है, जो पूजा किया जा रहा है, तूफान आने वाला है, हुदहुद आने वाला है, तो इससे बचने के लिए लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, इधर बचने के लिए, तूफान वो भगवान का मन में था, उसको बचने के लिए तो पूजा करने के लिए आ रहे हैं। साफ है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इस समय भगवान कृष्ण के मंदिर पे हैं और सब लोगों को ये आस्था है। और इसके पहले भी जब सरकार इतनी सतर्क नहीं थी, जब सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती थी, तब लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ही उनकी मदद करते थे। लिहाजा आज भी ये लोग भगवान के दर पर आए हैं। आप देख सकते हैं, ये वो महिलाएं हैं जिनका घर समुद्र के किनारे है और पिछली बार ठीक 1 साल पहले जब फाइलिन आया था तो सबसे ज्यादा इन परिवारों को नुकसान हुआ था। लिहाजा इस बार ये लोग मंदिर में ही हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर के बाहर का नजारा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, लगभग 120 साल पुराना मंदिर है और आज यहाँ पे लोग, ये मंदिर समुद्र से ठीक किनारे पर है। यहाँ पे जिन लोगों को आपने देखा, ये लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। इसके पहले ये लोग समुद्र किनारे गए थे, वहां पे समुद्र देवता को मनाने के बाद अब ये लोग भगवान कृष्ण के मंदिर पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये जो संकट आ रहा है, इस संकट से उन्हें बचाइए। कैमरामैन अंशुमान के साथ विक्रांत दुबे, गोपालपुर, IBN 7। चलिए हम चलते सीधा साक्षी हमारे संवाददाता इस वक्त विशाखापट्टनम में मौजूद है। साक्षी, वहां के हालात जानना चाहूंगी क्योंकि गोपालपुर से हमारे दोनों संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है। विशाखापट्टनम में क्या स्थिति है अभी? देखिए, बिल्कुल उड़ीसा में जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, वहां पर राहत की बात यह है कि विंड स्पीड उतनी ज्यादा तेज नहीं होगी जितनी विशाखापट्टनम में होगी। और यहाँ पर हम लोग अभी भीमली मंडल में हैं, जो विशाखापट्टनम से 30 किलोमीटर दूर है और यहीं पर बताया जा रहा है कि जो तटीय इलाका है इसी के पास लैंडफॉल होगा। प्रशासन की तरफ से काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम लोग एक रिलीफ सेंटर में हैं, दिखाना चाहेंगे यहाँ पर इस तरह से जो प्रॉपर बिल्डिंग्स बनी हुई है वहां पर लोगों को रखा जाएगा। खाने पीने का यहाँ पर पूरा इंतजाम है और स्टाफ आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तैनात किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स की भी टीम है। दोपहर में जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें कुछ लोग यहाँ पर दिखे थे जो आसपास के निचले इलाकों में लोग रहते हैं, उनको यहाँ पर लेकर आया गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुश्किल ये आ रही है यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स के सामने कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है हर किसी का अपने घर के साथ और यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि लोगों को सेफ जगह लेकर आए। वो यहाँ आए और वापस चले गए, अब दोबारा उनको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। फिलहाल विशाखापट्टनम और या जहाँ पर हम लोग भीमली में अभी है, रुक रुक के बारिश हो रही है और फिलहाल यहाँ पर बारिश थमी हुई है। तो साइक्लोन जरूर आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो गतिविधि है वो उस तरह से तेज होती हुई नहीं दिख रही और शायद यही वजह है कि लोग भी इसे लाइटली ले रहे हैं और अभी तक रिलीफ सेंटर्स की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन लोगों से लगातार यही अपील कर रहा है कि जान को बहुत ज्यादा खतरा है। जिस तरह से अभी हमने पूरे शो में डिस्कस किया कि विंड स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, तो खतरा लगातार बना हुआ है और ये विंड स्पीड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी
कि पेड़ों को तो उखाड़ फेंकेगी ही, साथ ही जितने भी कच्चे घर हैं उनको भारी नुकसान पहुंचेगा। जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर बहुत ज्यादा फ्लड की आशंका जताई जा रही है। कई जगह पर फ्लैश फ्लड्स होंगे क्योंकि एक ही जगह पर बारिश बहुत ज्यादा गिरेगी। और यहाँ पर विशाखापट्टनम में कई पहाड़ी इलाके भी हैं जहां पर घर बने हुए हैं, तो वहां पर भी लोगों को खतरा बना हुआ है क्योंकि वो घर बह भी सकते हैं। जी तो जी, कई ज्यादा लैंडस्लाइड का दिक्कतें खतरा यहाँ पर भी प्रशासन बरकरार के है। सामने भी साक्षी, हैं। बिल्कुल साक्षी हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल साइक्लो सेंटर हम आपको सीधा लिए चलते हैं। अनुराग मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहूंगी, हर चक्रवाती तूफान का कुछ एक अनोखा नाम सुनने को मिलता है हर बार जब भी तूफान आता है। इस बार इसका नाम हुदूद, क्यों पड़ा ये नाम? जी नवजोत, तूफान अलग अलग आते हैं, अलग अलग तीव्रता के आते हैं, लेकिन उनका नाम पढ़ने की भी अपनी कहानी है पूरी, और सालों से कहानी चल रही है। हुदूद दरअसल अगर आप हिंदी ज़बान में बोलें तो एक कठफोड़वा पंछी होता है जो दरअसल काठ यानी लकड़ी में छेद करता है, तो उसके नाम पे पड़ा है। और दरअसल ये जो है शब्द अरबी का शब्द है हुदूद, जिसका पंछी है, यानी पंछी की जो तीव्रता, जिस तीव्रता से वो वार करता है उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि 1953 से ये परिपाटी नाम देने की तूफानों को चली आ रही है, लेकिन जो हिंदुस्तान है या फिर भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो 2004 से पहले तक हमारे यहाँ कोई भी तूफान आते थे, आकर गुजर जाते थे, चले जाते थे, नाम हम कभी उसके रखते नहीं थे अलग से। लेकिन उसके बाद 8 देश इस इलाके के, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन 8 देशों ने अपना एक सबका नाम देने का फैसला किया। सब साथ मिलकर बैठे, उन्होंने कहा कि तूफान का नाम देंगे। सब इन तमाम देशों ने 8-8 नाम दिए, 64 नाम दिए गए हैं। और दरअसल जो हुदूद है ये 34वां नाम है, यानी 34 तूफान इस इलाके में आ चुके हैं और ये 34वां नाम है हुदूद। और इससे पहले फिलिन जो आया था, पिछले साल जो आया था तूफान, वो थाईलैंड ने उसका नाम दिया था। अगली बारी आप क्या जानते हैं किसकी है? अगली बारी पाकिस्तान की है। अगली बारी पाकिस्तान की है तो अगला जो भी तूफान इस इलाके में आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में आएगा, उसका नाम नीलोफर पड़ेगा। ये नाम अगले तूफान का होगा, जो भी नाम आएगा। जहां तक भारत की बात है तो भारत में अभी अगले 3 नाम बचे हैं जो आने वाले समय में दिए जाएंगे। भारत की जब बारी आएगी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में बारी आती है हर देश की, उसका नाम पड़ता है। भारत के पास अभी 3 नाम है, मेघ, सागर और वायु। ये 3 नाम हो सकता है आने वाले दिनों में जो तूफान पैदा हो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में, तो उनके नाम ये पड़े। जी जी अनुराग, आप रहिए हमारे साथ। मेरे साथ एच एन श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 1999 में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, बाढ़ काफी ज्यादा आई थी और बहुत लंबे समय तक ये जो तूफान है ये वहां पर रहा था, अलग अलग इलाकों में तबाही काफी मचाई थी। इस बार हुदूद को अगर हम उससे कंपेयर करें तो कितना बड़ा खतरा है, या हम कहें कि ये उस लेवल का सुपर साइक्लोन नहीं है? ये अभी तो जो विंड स्पीड एस्टिमेट की गई है वो एक स्टेप लोअर है, यानी अगर ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विद हैरिकेन विंड्स की कैटेगरी में है और इससे ऊपर होता है सुपर साइक्लोन, जिसमें 220 किलोमीटर पर आवर उतनी स्पीड पहुंच जाती है। तो ये उससे एक श्रेणी कम है। लेकिन उस साइक्लोन में खास बात ये थी कि सुपर साइक्लोन बन तो गया था कोस्ट के ऊपर, लेकिन कोस्ट क्रॉस करने के बाद में वो थोड़ा सा इंटेंसिटी घट करके लेकिन साइक्लोनिक स्टॉर्म बना रहा। तो 24 घंटे तक वो अंदर उड़ीसा के कोस्ट में वहां पर वो बैठा रहा था, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो वहां पर इतना ज्यादा फ्लडिंग हो गई थी जिससे काफी लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ हुआ था। और फ्लडिंग तो बहुत ही ज्यादा थी, बहुत दिन लगे थे उसको क्लियर करने में। जो रफ्तार है हवाओं की वो 220 किलोमीटर प्रति घंटा अगर होती है तो ऐसे में खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। अनुज तिवारी जी, आप तक भी खबरें पहुंच रही होंगी और बराबर आप नजर बनाए हुए हैं क्योंकि सुरक्षा का जिम्मा आप ही के कंधों पर है। ये बताएं कि लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया अब, क्योंकि हवाओं की रफ्तार से आप पहचान सकते हैं कितना बड़ा एरिया जो है इफेक्ट होने वाला है। तैयारी आपकी तरफ से किस तरह की है? देखिए, तैयारी एजेंसीज की तरफ से पूरी है, लेकिन साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा कम्युनिटी को भी। जैसा कि अभी जानकारी साक्षी ने दिया कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरी उनसे अपील है कि जो एजेंसीज के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो उनकी ओर से कहा जाए उसको माने और किसी तरह से पैनिक या इमोशनल ना हो के समझदारी से और ऐसे में क्या किया जाना चाहिए इस ओर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1999 के साइक्लोन के बाद से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में साइक्लोन को लेकर, उसके प्रबंधन को लेकर काफी कार्य हुआ है। और एक वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट,
ये चल रहा है, जिसके तहत अनेक साइक्लोन शेल्टर अभी जो दिखाया भी गया कि मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं, वो मल्टी हैजर्ड रेजिस्टेंट भी हैं और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले लोगों को इमोशनल होने के बजाय अपने जान की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उनकी जान सुरक्षित रहेगी तो जो उनके नुकसान होंगे उनकी भरपाई दोबारा हो सकती है, लेकिन मनुष्य की जान जाने पर उसके दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए इस समय आवश्यकता ये है कि जहां एक और सरकारी एजेंसीज अपनी तत्परता से कार्य कर रही हैं, उसमें समुदाय को भी पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए और उनकी बातों को सुने और उसको ध्यान से उस पर अनुकरण करें, उसको माने और सुरक्षित जगह पे जाएं। पहले सबसे पहली चीज ये है। जी जी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बंगाल की खाड़ी की अगर हम बात करें तो जो तूफानों का सिलसिला ये उतना आम नहीं है जितना कि हमने पिछले कुछ समय से देखा है। वजह क्या है और कारण क्या आप देखते हैं कि इतने सारे तूफान यहां से उठ रहे हैं? जी मैं बताना चाहूँगा कि बंगाल की खाड़ी में सामान्य तौर पर इस सीज़न में, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का सीज़न जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून सीज़न कहते हैं, इसमें सामान्य तौर पर 5 समुद्री तूफान बनने का अनुमान रहता है, 4 से 5। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले साल भी इस क्षेत्र में 4 तूफान बने थे, जिसमें फैलन भी एक था, फैलन, लहर, हेलन और माडी। तो ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 तूफान बन सकते हैं। कभी किसी साल में 4 बनेंगे, किसी साल में 5। जैसे इस साल के शुरू में एक तूफान अरबियन सी में बना था, अरब सागर में, जो कि नौनक था। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी, जो कि नवंबर में या दिसंबर में, इन 2 महीनों में 2 या 3 तूफान और बनने की संभावना है। बिल्कुल। साक्षी, आपके पास आना चाहूंगी। वहां पर तैयारियां किस तरह की आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर हिट होना है तूफान को? देखिए, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। जो प्रशासन है उन्होंने आज लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है। कुल 50 गांव ऐसे हैं जो वनरेबल हैं, जहां जो बिल्कुल तटीय इलाकों के आसपास है। वहां पर एनडीआरएफ की टीम्स हो, नेवी की टीम्स हो, आर्मी की टुकड़ियां भी उस तरफ गई हैं लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए। इसके अलावा जितने भी लोग जो ऐसे इलाकों में नहीं आ रहे उनके लिए फोर्सफुल एविक्शन भी अब स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से एक रिलीफ सेंटर का नजारा हमने आपको दिखाया कि लोगों को लेकर आया गया लेकिन वो वापस चले गए, तो ऐसे लोगों को वापस कैसे लेकर आया जाए, ये एक बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने है। लेकिन प्रशासन अपने तौर पर तैयार दिख रहा है, लेकिन विंड स्पीड इतनी ज्यादा तेज होने वाली है कि जो डैमेज है उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी तो डेवास्टेशन जरूर होगा, डैमेज जरूर होगा, चाहे वो घर हो या फिर पेड़ हो, प्रकृति हो, तो उसको नुकसान जरूर पहुंचेगा। लेकिन जो जान माल का नुकसान है उसको कम करने के लिए कोशिश ये है, 0 कैजुअलिटी टारगेट है यहाँ पर प्रशासन, और उसको लेकर जो लोग हैं उनसे भी सहयोग की अपील कर रहा है यहाँ पर प्रशासन। बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि इस तूफान की अगर हम हुदहुद की बात करें, हिट करेगा विशाखापट्टनम से थोड़ा सा नीचे की तरफ, उसके बाद ये पूरा एरिया साइड से कवर करता हुआ जाएगा। अमूमन जो एक तूफान अगर इस तरह का सुपर साइक्लोन आता है, कितना बड़ा एरिया ये कवर करता है और ड्यूरेशन कितनी रहती है, कितने दिनों तक इसका असर रहता है? देखिए, ये जब ये क्रॉस करता है कोस्ट को तो उसके बाद इसकी इंटेंसिटी घटने लगती है और वो पहले थोड़ा सा साइक्लोनिक स्टॉर्म रहता है कुछ घंटे तक, उसके बाद वो डिप्रेशन और उसके बाद लो प्रेशर एरिया। तो इस तरह से उसकी रेनफॉल और जितनी भी विंड स्पीड वगैरह सब बड़ी जल्दी जल्दी घटती आती है और अल्टीमेटली जैसा ये साइक्लोन है, उम्मीद है कि ये जाकर के बिहार, झारखंड वगैरह से होता हुआ हिमालय से टकरा के ख़त्म हो जाएगा। तो एरिया जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि नियर अबाउट हर एक का थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, लेकिन हम लोग रफली कह सकते हैं कि 600 किलोमीटर का एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो इजीली कवर हो जाता है। और आफ्टर इफेक्ट्स किस तरह के रहते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स तो यूजुअली हैं कि मतलब जो 3 चीजें होती हैं एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग, और स्टॉर्म सर्जेस नियर द कोस्टल स्टेशंस एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल एंड नियर अबाउट। तो इसके बाद बाकी तो फ्लडिंग से ज्यादा इफेक्ट होता है कि काफी ये सड़कें और ये सब बंद हो जा, पानी भरा रहता है तो पीपल कैन नॉट क्रॉस। और जो डैमेजेस हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के वो हैं, कम्युनिकेशन टावर्स गिर जाते हैं, ये आपके जितने भी बिजली के खंभे और ये सब इस तरह के मकान कमजोर गिर जाते हैं। और सिर्फ इसीलिए साइक्लोन शेल्टर बनाए गए हैं जिससे कम से कम दे कैन विदस्टैंड द फोर्स ऑफ द विंड विच कैन बी रीच्ड। एंड एक्चुअली इन विंड डिजास्टर को ध्यान में रख करके इनको बनाया जाता है।
बिल्कुल। और अनुज तिवारी जी, तैयारियां आपकी भी पूरी हैं, लेकिन किस तरह की आप मैसेज सभी को देना चाहेंगे? एहतियात किस तरह की बरतनी चाहिए उन लोगों को जो तटीय इलाकों में है? और अगर साक्षी वाली बात ही मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगी, लोग क्योंकि वापस जा रहे हैं, वो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है घर से, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपका मैसेज है? देखिए, ऐसा है कि जैसा इन्होंने बताया, और पिछली बार फाइलिंग के समय भी ये देखा गया था, और अंत में प्रशासन को और एनडीआरएफ के जवानों को ये हिदायत होती है कि वो फोर्सफुल इवैक्यूएशन कराएं अगर लोग अपने से समझ के नहीं निकलते हैं, क्योंकि जान बचेगी तो बाकी चीजें हो सकती हैं। और आपदा प्रबंधन का जो मूल मंत्र है वो तैयारी का है, और हमारे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हमारा ये स्लोगन भी है, और ये सब पे लागू होता है कि आपदा नहीं हो भारी यदि पूरी हो तैयारी। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारी तैयारी पूरी रहेगी तो हम किसी भी आपदा को उसको आपदा होने से बचा सकते हैं। वो एक केवल प्राकृतिक घटना के रूप में ही आएगी और निकल जाएगी। इसलिए प्रशासन के सहयोग की अपील है, प्रशासन के साथ समुदाय के लोगों को पूरा सहयोग करना चाहिए, अन्यथा प्रशासन को फिर फोर्स अपनाना पड़ेगा और उनको लोगों को फोर्सिबली इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जान की बचाना ये प्रायोरिटी है। उसके बाद जो बाकी जो नुकसान होते हैं उनकी भरपाई की जाती है, उनको भी नुकसान कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। तो तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन हमें सबका सहयोग चाहिए, सबका समन्वय चाहिए, और उसके द्वारा हम इस आपदा से अच्छे से निपट सकेंगे। और फाइलिन की तरह ही एक और ये सफलता की एक नई कहानी रहेगी। जी, जीबी शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से एहतियातन कई ट्रेनों की आवाजाही भी रोक दी गई, 38 ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। इसके बाद, क्योंकि मैं आफ्टर इफेक्ट्स जान रही थी श्रीवास्तव जी ने से, उन्होंने कहा कि बाढ़ का खतरा रहता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से स्थिति सामान्य होने में वक्त कितना लगता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये कितनी हद तक वर्षा होगी, कितनी हद तक नुकसान होगा। जैसे कि इसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि ताज़ा आंकड़े मिले हैं चाहे उपग्रह से या किसी भी और माध्यम से, कि इसके इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जो कि 100 मिलीमीटर से लेके उससे भी ज़्यादा 200 मिलीमीटर तक उन क्षेत्रों में वर्षा होगी, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में जल भराव की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक बार जल भराव हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बरसात बंद हो जाती है, कम ज़रूर हो जाती है। तो अगले कुछ दिनों तक लगभग आप एक सप्ताह लेके चलें कि जो तटवर्ती इलाके हैं, एक बार जल भरने के बाद आप कम से कम 6-7 दिन तक तो स्थिति सामान्य होने में इतना वक्त तो जरूर लगेगा। और जो दूर के इलाके हैं, जैसे बारिश तो मध्य प्रदेश तक भी, छत्तीसगढ़ तक, बिहार तक भी होगी, उन क्षेत्रों में इस तरह का जल भराव होने का संभावना नहीं है। पर तटीय क्षेत्रों में, चाहे वो आंध्र प्रदेश के तट के हों या दक्षिणी उड़ीसा के तट के क्षेत्र हों, उनमें ऐसी संभावना जरूर रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साक्षी, आप भी नजर बनाए रखिए। आप सभी का यहाँ चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बता दें आपको कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हुदहुद भारत के दक्षिण पूर्व के तटीय क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ने के साथ साथ और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, और ये तूफान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और IBN 7 पर देखिए हुदहुद की सबसे बड़ी कवरेज। दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों में हमारे तमाम रिपोर्टर्स तैनात हैं। देखिए हमारी महा कवरेज, हुदहुद का खतरा।